नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम कमलनाथ कल दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में फूड प्रोसेसिंग के उद्योगपति सहित कई और उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। राउंड टेबल पर सीएम कमलनाथ की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम का आयोजन एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करा रहा है। टीकमगढ़ में अतिथि शिक्षकों ने अतिथि विद्वानों को समर्थन दिया है। सिंधिया ने स्थायी नौकरी की मांग को सही ठहराते हुए कहा है कि सरकार अपना वचन पत्र पूरा करेगी। सिंधिया ने बोला, अगर वचन पूरा नहीं हुआ तो वो उनके साथ सड़क पर उतरेंगे। आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। अतिथि विद्वानों के आंदोलन को आज सिंधिया का समर्थन मिला है। सिंधिया के इस बयान के बाद अतिथि विद्वानों में खुशी का माहौल है, लेकिन अतिथि विद्वानों ने यह साफ कहा है कि उनका आंदोलन लिखित आदेश पाने के बाद ही समाप्त होगा। बीते साल के दिसंबर महीने से अतिथि विद्वान धरना दे रहे हैं। भोपाल के शहजानी पार्क में नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तमाम मंत्री प्रतिनिधि आए, लेकिन मात्र आश्वासन देके गए। लेकिन आज एक सिंधिया का बड़ा बयान आया है, जहां पर उन्होंने अतिथि विद्वान का साथ देने की बात कही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बात को पूरा नहीं करती है तो वो सड़क पर भी उतरेंगे। अतिथि विद्वानों का साथ देने के लिए उनकी ढाल भी बनेंगे और तलवार भी। इस पर क्या कहना है अतिथि विद्वानों का, जो बीते साल दिसंबर महीने से यहाँ पर डटे हुए। सीधा इनसे बात करते हैं। इतना समय बीत गया, आपको क्या लगता है सिंधिया का जिस तरह से बयान आया उस पर क्या कहेंगे? राजा साहब, महाराज साहब का जो बयान आया है वो बहुत सही आया है, क्योंकि मैं तो उनसे मिलने भी गई थी जब वो यहाँ पर आए थे प्रोग्राम के लिए, तो मैं उनसे मिली भी थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ही आप वापस आऊँगा और आपके पंडाल में मिलूँगा, मैं 10-15 दिन के अंदर ही आऊँगा। लेकिन अभी तक तो हमारे बीच में नहीं पहुँचे। मैं उनका बयान जानना चाहती हूँ कि उन्होंने आपसे क्या कहा। ये मेरे से तो जो बोले, जैसा भी आपको बताया कि वो आपकी तलवार भी बनेंगे, ढाल भी बनेंगे। मैं अभी बात कर रही थी तो उसमें मैंने बताया, हम सब अतिथि विद्वान उनके साथ में हैं। हमारी ढाल और तलवार बनने को हैं तैयार, तो हम उनके साथ में हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे कई मंत्री आए, अभी तक कई जनप्रतिनिधि आए, आपके साथ मिल करके बात करके गए हैं। क्या लगता है, कुछ करेंगे या आश्वासन है? और उसके बाद अब सिंधिया का जिस तरह से बयान आया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कई मंत्री और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनके बारे में कितना सत्य है वो अपने आप में मुझे नहीं पता, लेकिन माननीय राजा जी सिंधिया जी, जो कि कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ एक स्थान रखते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं कांग्रेस के लिए, और उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो अतिथि विद्वानों के फेवर में उनके लिए अच्छा करेंगे। कुछ समय पूर्व जब उनका भोपाल आगमन हुआ था तब उन्होंने हम लोगों को ये बयान भी दिया था और आश्वासन भी दिया था कि मैं आपके पंडाल में भी आऊँगा, लेकिन समय के अभाव के कारण अभी मुझे कहीं बाहर जाना है। वो एक सच्चाई की राह पर चलते हैं और वो एक राजा हैं और हम लोग एक तरह से प्रजा हैं उनके लिए, तो वो प्रजा का ख्याल रखेंगे, निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है उनसे। कमलनाथ सरकार को लगातार ये वचन याद दिला रहे हैं, जो वचन उन्होंने दिया था अपने वचन पत्र में, जब तक वो पूरा नहीं करते हैं यहाँ पर अतिथि विद्वान डटे रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा कराने के बाद ही यहाँ से हटेंगे, क्योंकि इस बार इनकी लड़ाई सीधे आर और पार की है। साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार आश्वासनों से नहीं बल्कि लिखित कार्रवाई से ही
काम हो पाएगा। कैमरा पर्सन उबैद के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। सिंधिया के बयान पर बीजेपी के पूर्व सांसद आलोक संजर ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जनता से पूरा किया एक भी वादा अब पूरा नहीं किया है, जिस वजह से जनता ठगा सा महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता इसी सोच में है कि कांग्रेस के वो नेता, जो वरिष्ठ नेता, जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं, यदि वही कह रहे हैं कि यदि वचन पत्र पूरा नहीं हुआ तो यदि, किंतु और परंतु यदि लगने लगा, तो मुझे लगता है कि फिर एक भी वचन पत्र में जो लिखा है वो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी तलवारें मयानों में हैं, मयान के बाहर निकल नहीं रही हैं, बिलबिला जरूर रही हैं लेकिन निकल नहीं सकेंगी। जनता तो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि जो वादे लुहावने वादे हुए थे, तरह तरह की जो बातें की गई थी, उनको जो दिवा स्वप्न दिखाए गए थे, वो आज एक भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो वही कारण है कि अतिथि विद्वान भी देखिए कितने दिनों से लगातार इतनी भीषण सर्दी में भी वो वहीं बैठे रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार के जीव तक ना रहेंगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अतिथि विद्वानों का फिर एक बार उन्होंने एक शिगुफा दे दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अतिथि विद्वान। दिल्ली चुनाव के बाद एमपी के कांग्रेस के दो नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए हैं। टीकमगढ़ पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश बहुत बदल चुका है और अब कांग्रेस पार्टी को भी समय के साथ बदलना होगा। दिल्ली चुनाव में हार को लेकर उन्होंने निराशा जताई है और कहा कि नई सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की सख्त जरूरत है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का मानना है कि कांग्रेस का वोट बैंक आप में शिफ्ट कर गया, इस वजह से बीजेपी की हार हुई है। वहीं दिग्गी राजा का कहना है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ जनता में गुस्सा है, यही वजह है कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस का वोट शिफ्ट क्यों हुआ? अगर सीएए और एनआरसी को लेकर नाराजगी है तो ये वोट कांग्रेस को क्यों नहीं मिला? पार्टी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बहुत ही निराशाजनक है और नए सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की सख्त ज़रूरत है। देश बदल चुका है और आज इस परिप्रेक्ष्य में हमको भी अपने सोच विचारधारा के साथ मिलकर देश की जनता के समक्ष जाना होगा कि भाजपा जो कि सरकार बनाने का दावा कर रही थी वो पूरी तरह से साफ हो गई है। हमें भाजपा के खिलाफ उनके द्वारा चलाया गया जो अभियान था, नागरिकता अभियान है, हर चीज़ को वो हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उसके खिलाफ लोगों ने नाराज़गी प्रकट की है और पूरा कांग्रेस का वोट भी भाजपा को हराने में लग गया। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सिंधिया के दिए गए बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। तेज वाजपेयी ने कहा कि सिंधिया के बयान का मतलब ये है कि राहुल की जगह अब प्रियंका को मौका मिलना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने सिंधिया के बयान पर पार्टी का बचाव किया है। अच्छा है कि जो पार्टी 15 साल वहाँ पर रूल करी है शीला दीक्षित जी के समय, वो 2 बार से 0 लेकर आ रही है। और सिंधिया जी इस बात को बार बार कह चुके हैं कि भाई अभी वो रेहान और वो जो दूसरी बिटिया है वो छोटी है अभी प्रियंका जी की, तब तक राहुल गांधी जी के अलावा प्रियंका जी को मौका दिया जाए। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं बार बार, क्योंकि राहुल गांधी जी का तो हो गया, उनसे हो नहीं पा रहा है। वो केवल चुनाव, दिल्ली के चुनाव तक सीमित नहीं है, वो एक समूचे परिप्रेक्ष्य में अगर आप उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कमलनाथ जी भी पिछले कई 6-8 महीने से ये बात कर रहे हैं कि जो नई पीढ़ी, आज से 20 साल पहले का जो मतदाता था वो मतदाता आज नहीं है। उसकी सोच, उसकी जीवन शैली, उसकी चुनौतियाँ, उसका जो समग्र जीवन जीने का तरीका है, उसकी अपेक्षा। सीएए और एनआरसी पर विरोध और समर्थन की खबरें तो आप रोज सुन और देख रहे होंगे। यही भारतीय लोकतंत्र की खासियत भी है। किसी मुद्दे पर आप में मतभेद भले ही हो, लेकिन न कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की ऐसी खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह महामंडलेश्वर अभिराम दास से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो सीएए के समर्थन और उसके विरोध के तर्कों पर अपने अपने क्षेत्र के 2 महारथियों के बीच बातचीत हुई।
महामंडलेश्वर ने जहां सीएए के समर्थन संबंधी सवाल दिग्गी पर दागे तो दिग्गी ने भी अपनी शैली में उसका जवाब दे दिया। अदनान सामी मुसलमान जिसका पिता पाकिस्तानी एयरफोर्स में था, उसको नागरिकता इन्होंने दी। तो आप धर्म के नाम पर किसी के साथ मतभेद मत करो, संविधान के लिए। वो अगर भारत में आ रहे हैं तो उनको नागरिकता देने में परेशानी हो रही है। बिल्कुल नहीं, हमारा कानून पहले से था, कोई परेशानी नहीं थी। मैं जब मुख्यमंत्री था तो कम से कम 2000। मध्य प्रदेश में अब हथियार माफिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सतना जिले में हथियार माफियाओं के खिलाफ 25 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। यह पहली बार है जब एक साथ 25 एफआईआर दर्ज की गई है। एसटीएफ एडीजी अशोक अवस्थी ने बताया है कि सतना जिले में शस्त्र लाइसेंस की कालाबाजारी और उनके फर्जीवाड़े का मामला विधानसभा में उठा था। इस मामले में सरकार ने जांच के निर्देश दिए थे। एसटीएफ की स्पेशल टीम ने सतना जिले में कैंप लगाकर लाइसेंस से जुड़े हुए रिकॉर्ड की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे किए। करीब 100 शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़े की बात पता चली है। एसटीएफ ने सबूतों के आधार पर एक साथ 25 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी का नाम भी सामने आया है। नगर पंचायत अध्यक्ष था और वो भी जो 25 लोग हैं वो भी सामान्य सतना जिले के निवासी हैं। अगर किसी ने आवेदन दिया वहाँ पे कि हमारा एरिया बढ़ाना है, जैसे मैंने दिया था, मुझे आपके द्वारा मालूम पड़ रहा है कि एफआईआर हुई है। मैंने आवेदन कोई दिया कि नियमानुसार, चूंकि मेरा नगर पंचायत अध्यक्ष यूपी बॉर्डर में रहता हूँ, मेरे एरिया वृद्धि नियमानुसार किया जाए। हमने वहाँ पे आवेदन लगा दिया। अब उसके बाद वहाँ बैठे अधिकारी और जो भी कर्मचारी उन्होंने क्या प्रक्रिया अपना के कैसे किया, इससे तो एक आम आदमी के नाते तो आम आदमी को नहीं पता ना कि क्या प्रोसेस है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आम आदमी की कोई गलती है, प्रशासनिक पूरे अमले की गलती है कि उन्होंने क्यों नहीं विधि विधान से इन चीजों। चलिए फिलहाल रुकेंगे। आपका स्वागत है। इंदौर में अपनी पहचान बदलकर रख रखे 3 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर पासपोर्ट भी बनवा लिए थे, साथ ही नकली नोट और देह व्यापार के नेटवर्क को संचालित कर रखे थे। दरअसल बीते दिनों हीरानगर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का अपहरण हो गया था और रिहाई के लिए फिरौती मांगी जा रही थी। पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जब पूछताछ हुई तो 3 आरोपी बांग्लादेशी निकले। इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद एक कंप्यूटर ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में जाली दस्तावेज, सील, नकली नोट, कंप्यूटर प्रिंटर जब्त किए गए हैं और मामले की जांच जारी है। एक प्रिंटर भी बरामद हुआ और कुछ नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसके बारे में किशोर खंडारे के द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने पैसे की लालच में कलर प्रिंटर का दुरुपयोग करते हुए उसने कुछ नोट भी बनाए हैं और नकली नोट प्रिंट किए हैं। इस प्रकार से इसमें इन सभी आरोपियों के विरुद्ध नकली नोट चलाने और बनाने तथा पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन और फॉरेनर्स एक्ट विदेशी विषयक अधिनियम के उल्लंघन के तहत अन्य प्रकरण भी दर्ज किए हैं और सघनता से इनके अन्य कनेक्शंस के बारे में जांच जारी है। माफिया जीतू सोनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। फरार चल रहे जीतू सोनी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। आज साउथ तुकुगंज के होटल के अलावा 11 फ्लैट पर कार्रवाई की गई है। शादी के निमंत्रण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। इटारसी के अभिनव खरे ने अपनी शादी के लिए अनोखा कार्ड तैयार किया है। बेहद साधारण सा दिखने वाला यह शादी का आमंत्रण कार्ड इको फ्रेंडली है। इस वैवाहिक आमंत्रण कार्ड में पालक और चौलाई की भाजी के बीज डाले गए हैं। यह आमंत्रण कार्ड ऐसा बनाया गया है कि गीली मिट्टी के संपर्क में आने के बाद यह गल जाएगा और इसके अंदर जो बीज है वह पालक और चौलाई की भाजी का रूप ले लेंगे। यही लिखा है में
और उसके बाद कार्ड को फेंक दिया जाता है। तो हमारे कार्ड को अगर आप फेंकेंगे तो उसमें हमने पूरा नोटिस किया हुआ है कि आप उसको फेंक भी देंगे और अपने गमलों में गलाएंगे तो वो आपको पौधे के रूप में निकलेगा। इसमें कई प्रकार के हमने बीज डाले हैं, पालक के, चौलाई के और भी जैसे पीपल का भी हमने बीज डाले हुए हैं कि उगाने के लिए। तो उसका महत्वपूर्ण उपयोग होगा हमारे कार्ड का फेंकने से, तो ये बचेगा। एक साथ साथ एक इसकी जो हमको मिलेगा कि हम इस कार्ड से दूसरे पेड़ पौधों को। बच्चों के हाथ में कलम किताब की जगह झाड़ू सतना के अमरपाटन जनपद की शासकीय प्राथमिक शाला मड़ी से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। शिक्षकों के आदेश के बाद कई बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो कई बच्चे कचरा उठाकर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। साफ सफाई के बाद बच्चे मध्याह्न भोजन भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब झाड़ू लगवाई जा रही है तो बच्चों से बर्तन भी धुलवाए जाते होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अब जांच की बात कह रहे हैं, जबकि सफाई के लिए शिक्षा विभाग बजट भी देता है। अगर आपने संज्ञान में लाया है तो मैं वहाँ से बात करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रिंसिपल से बात करता हूँ और उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरह के बच्चों से इस तरह के काम ना लिए जाएं। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पंचायतों से व्यवस्थाएं करके और वो काम कराएं। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा है। 19 साल के विवेक इटारसी के छोटे से गांव चांदौन के रहने वाले हैं। अर्जेंटीना के माइको कैसेला दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक गोवर्स तीसरे स्थान पर रखे हैं। वोटिंग में विवेक को कुल 34.5% वोट मिले, जबकि कैसेला को 22% और गोवर्स को 20.9% वोट मिले हैं। परिजनों में खुशी का माहौल है। और ये वर्ल्ड लेवल पर है। इनमें 5 लोगों का वोटिंग हुआ, जिसमें से हाईएस्ट परसेंटेज विवेक सागर प्रसाद का रहा और इससे आगे वो ओलंपिक में इसी तरह से फर्स्ट आए, गोल्ड मेडल लाए। ये हमारा सपना है। होशंगाबाद जिले का नाम रोशन किया है और हमारे परिवार का नाम भी रोशन किया है और हमारे जहां हम लोग रहते हैं शिवनगर चांदन में, वहां के सभी लोगों को बहुत खुशी है। और हमारे बाबा महाकाल आज से दूल्हा बन गए हैं। बाबा महाकाल आज से 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। साथ ही प्रतिदिन महाकालेश्वर एवं कोटेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया जाएगा। इसके बाद 21 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम रूप बाबा का श्रृंगारा जाएगा। आपको बता दें कि शिव नवरात्रि की परंपरा सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही है, जो नवरात्रि की तरह की 9 दिन तक मनाई जाती है। पहले दिन मंत्रोच्चार के साथ बाबा महाकाल को हल्दी का उपटन लगाया गया और भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस दौरान सैकड़ों भक्त बाबा का यह रूप देखकर अभिभूत हो गए। खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हर साल खेल दिवस पर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इस साल 2019 में होने वाला खेल समारोह 1 साल के लिए टल गया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई। अब तक पर्वतारोहियों को खेल पुरस्कार में शामिल नहीं किया जाता रहा, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इस बार से पर्वतारोहियों को भी खेल पुरस्कार में शामिल करने का मन बनाया है। इस प्रक्रिया के कारण अब खेल पुरस्कार पूरे 1 साल के लिए टल गया, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। खेल मंत्री जीतू पटवारी की माने तो पिछली सरकार की जो चूक थी उसे हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल इसलिए डिले किए कि कुछ खेलों को इसमें जोड़ा गया। ये भी जरूरी है कि जब खेल खेलने वाले कुछ खेलों को अगर छूट जाते हैं तो अल्टीमेटली आप न्याय नहीं कर पाते हो। पिछली सरकार की चूक थी, हमने सुधारा है। सर, पर्वतारोहियों को दिया जाएगा क्या? जो खेलों को सूची में, जिन खेलों को इस सूची में डाला गया उन सबको दिया जाएगा। भावना डेखेरिया और मेघा परमार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली 2 महिला पर्वतारोही बनी, जिस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दोनों पर्वतारोहियों का सम्मान किया था। अब अवार्ड में इस कैटेगरी को शामिल करने का काम पूरा नहीं हो सका। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पर्वतारोहियों को खेल अवार्ड में जोड़ने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके नाम पर बाकी सबको रोक दिया जाए या फिर 1 साल पीछे कर दिया जाए, ये सही नहीं है।
देखिए, इस सरकार का चक्कर यही है, कुछ बदलने का, अपना नाम करने का, कुछ जोड़ने के चक्कर में पुरानी सभी योजनाएं ठप कर देते हैं। हमारा आग्रह है कि पुरानी योजनाएं चलने दीजिए, उसमें जो ऐड करना है वो करते जाइए। पर्वतारोहियों को इस खेल अलंकरण समारोह में जोड़ने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके नाम पर बाकी सबको रोक दिया जाए कि एक साल पीछे कर दिया जाए, उचित नहीं है। बीते साल खेल अवार्ड के लिए चुने गए खिलाड़ी इस सोच में हैं कि क्या पिछली सूची के हिसाब से खेल अवार्ड उनको मिलेगा या फिर नए सिरे से खेल विभाग खिलाड़ियों को अवार्ड के लिए चयनित करेगा। अगर नए सिरे से सूची तैयार होगी तो जूनियर खिलाड़ियों को इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो सीनियर खिलाड़ी भी अवार्ड से वंचित हो सकते हैं। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।